आप सभी लोगों का अभिवादन। जैनेंद्र कुमार की जयंती के शुभ अवसर पर उनके बारे में मैं आपसे उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करूंगी। जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को हुआ था। जैनेंद्र कुमार का जन्म अलीगंज के कौड़िया ग्राम में उत्तर प्रदेश में हुआ था। जैनेंद्र कुमार के बचपन का नाम आनंदी लाल इनके पिताजी बड़े ही प्यार से रखा था। जैनेंद्र कुमार की पत्नी का नाम भगवती देवी था। जैनेंद्र कुमार की माता इनके बाल्यकाल में ही लगभग 2 वर्ष की आयु में ही इन्हें छोड़कर इस संसार से विदा ली थी। जैनेंद्र कुमार जी का बचपन ननिहाल में व्यतीत हुआ। जैनेंद्र कुमार के मामा जी भगवान दीन इन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए काशी भी भेजे थे, जहां से इन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। जैनेंद्र कुमार ने अपनी शिक्षा के द्वारा ही गांधी जी के जीवन दर्शन से भी अत्यधिक प्रभावित थे। गांधी जी के लिए भी जैनेंद्र ने खासा कार्य किया। जैनेंद्र का कर्म क्षेत्र हिंदुस्तान ही था और उनके जो कर्म क्षेत्र का प्रमुख क्षेत्र था वह साहित्य था। ये लेखक, उपन्यासकार, कथाकार के रूप में साहित्य जगत में प्रसिद्ध हुए। जैनेंद्र को विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। जैनेंद्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1966 ईस्वी में मिलता है। 1971 में जैनेंद्र जी को पद्म भूषण भी मिलता है। साहित्य अकादमी फेलोशिप भी इनको 1974 में मिलता है। जैनेंद्र जी इसी बीच में महात्मा गांधी के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के असहयोग आंदोलन में भी भाग लेते हैं। 1921 में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। जैनेंद्र जी अपनी रचनावली भारतीय ज्ञानपीठ का एक महत्वाकांक्षी कि राइटर्स के रूप में इनका संपूर्ण साहित्य लगभग 12 खंडों में विभाजित कर 18 यानी 8100 पृष्ठों में संजोया गया है, जिसके प्रथम 1 से 3 खंड में इनके उपन्यासों को संकलित किया गया है, जिसमें इनका पहला उपन्यास जो 1929 ईस्वी में परख प्रकाशित हुआ था से लेकर के दशार्क तक इनके समस्त उपन्यासों को संग्रहित किया गया है। इनके 4 से 5 में 10 कहानी संग्रहों को प्रकाशित किया गया है। 6, 7, 8, 9 और 10 में इनके अन्य लेखों को जो निबंध का सैद्धांतिक, वैचारिक, दार्शनिक निबंधों को संकलित किया गया है। खंड 11 में इनके ललित निबंध तथा संस्करण को संकलित किया गया है। खंड 12 में जैनेंद्र जी के सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठों को भी संजोया गया है। जैनेंद्र जी के संपूर्ण साहित्य को इन 12 खंडों में संजो करके एक बहुत बड़ी साहित्य जगत के लिए उपलब्धि हासिल की गई है। जैनेंद्र के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन करने के लिए हम इन महत्वपूर्ण कृति का सहारा लेकर के जैनेंद्र के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैनेंद्र कुमार की कहानियों में इनकी प्रमुख कहानियाँ कुछ इस प्रकार हैं: अपना अपना भाग्य, नीलम देश की राजकन्या, जानवी, ध्रुव यात्रा, साधु की हट, त्रिवेणी, अभागे लोग, 2 सहेलियाँ,
महामहिम, रुकिया बुढ़िया, राजू और भाभी, ए और वे। ये जैनेंद्र के कुछ प्रमुख उपन्यास हैं। कहानियाँ हैं। जैनेंद्र जी ने अपनी कहानियों के माध्यम से, कहानी पात्रों के माध्यम से व्यक्ति के अंतःस्थल को, अंतर्मन को टटोलने की कोशिश की है। डॉक्टर दीप्ति गौड़ ने जैनेंद्र के बारे में बताया है कि जैनेंद्र एक मनोविश्लेषक होने के साथ साथ हिंदी कथा साहित्य में जब व्यक्ति बाह्य मन को टटोल रहा था तो जैनेंद्र अपने कथा साहित्य के माध्यम से अंतर्मन को टटोलने का पूर्ण प्रयास कर रहे थे। दीप्ति गौड़ जी ने नर में नारी के आश्रय की उत्कट अभिलाषा है तथा उसके अभाव में उसका जीवन अपूर्ण है, लेकिन पुरुष मन ही मन अपनी इस पराधीनता व परामुखपेक्षिता को स्वीकार करना नहीं चाहता। पुरुष सोचता है कि नारी ने उसे अधीनस्थ कर रखा है और उसके बिना पुरुष जीवन खोखला है, इसलिए वह घोर जीवन व्यापी संघर्ष में रत रहता है और अपने पुरुषत्व अहं के आगे स्त्रीत्व की महत्ता को स्पष्ट तौर पर स्वीकार करने में न केवल झिझकता है अपितु स्त्रीत्व पर प्रहार करने का भी प्रयत्न करता रहता है, ताकि कहीं उसमें हीन भावना न उत्पन्न हो। पुरुष अपने कठोर पुरुषत्व को दिखाने के लिए ही अपने पौरुष को वो जबरदस्ती थोपना, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि पुरुष जो बाह्य रूप में कठोर माना जाता है वह अंतर से भी कठोर हो सकता है। बहुत सारे पुरुषों को ऐसे भी देखा गया है जो कहीं ना कहीं स्त्री से भी अधिक कोमल होते हैं। इसका एक उदाहरण आपको मैं गुजरात से गिज्जू भाई का दिखाना चाहती हूँ, जिसे मूंछों वाली माँ कहा जाता है। गिज्जू भाई ने वैश्विक शिक्षा को मजबूत करने के लिए, भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जैनेंद्र की तरह बालमन के अंतर्मन को टटोलने की कोशिश की थी। जैनेंद्र अपने औपन्यासिक पात्रों के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्त्री और पुरुष समाज की दो धुरी हैं। इनको जब तक हम आंतरिक रूप से टटोलने की कोशिश नहीं करेंगे, इनके तह तक नहीं जाएंगे, इनके अंतर मन को हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो मुझे ऐसे लगेगा कि हम बहिर्मन को जान करके ही झूठे जानने की अपनी ढोंग रचते रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के बारे में तब तक नहीं पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है जब तक उसको हम अच्छी तरह से नहीं जान लेते हैं। व्यक्ति के बहिर स्वभाव के साथ साथ उसके अंतःचेतना का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए और उसको हमें कहने से ज़्यादा उसे पढ़ना चाहिए। जैनेंद्र ने अपने त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, अनन्य उपन्यासों के स्त्री पात्र के द्वारा ही अपने उपन्यासों का नाम रखा। इसके द्वारा जैनेंद्र कुमार समाज को उस जमाने में सुदृढ़ करना चाहते थे जब समाज में वैदिक के बाद आधुनिकता को लोगों ने आत्मसात भले कर लिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ दिखावा था। समाज के इस प्रमुख वर्ग के साथ एक छल था, अन्याय था, जिस अन्याय के लिए इलाचंद जोशी ने, जैनेंद्र कुमार ने और अज्ञे ने, यहाँ तक कि धर्मवीर भारती ने भी इसके लिए संघर्ष किया था। वह माध्यम भले ही क्यों ना साहित्य हो। इसीलिए कहा जाता है जहाँ तक साहित्यकार समाज का दर्पण बन करके उसका
बोध कराता है। अपने साहित्यिक पात्रों के माध्यम से समाज में घटने वाली, घटी हुई और घटित होने वाली समस्त घटनाओं को अपनी दूरदर्शिता से देखता है। आज जैनेन्द्र जी के इस जयंती के शुभ अवसर पर उनके बारे में बहुत कुछ कहने को मन उद्वेलित हो रहा है, क्योंकि मैं उनके रिसर्च स्कॉलर भी थी। मैंने जैनेन्द्र के कथा साहित्य पर ही अपना रिसर्च किया है के नाते समग्र उनके कथा वस्तु का, उनके कथानकों का अध्ययन करने के बाद मुझे लगता है कि जैसे उन सामान्य जनों से ज़्यादा कहीं अधिक व्यक्ति जीवन के निजी जीवन को जैनेन्द्र जी बखूबी समझते थे। इसका एक उदाहरण, जब जैनेन्द्र जी हस्तिनापुर के एक जैन मठ में रहते हैं, उनका तारा नामक विधवा से आकर्षण बढ़ता है। लोकोपवाद, संकीर्ण मानसिकता के कारण उनके मामा जी वहाँ पर अवरोध उत्पन्न करके जैनेन्द्र जी के मन पे व्याघात लगाते हैं। हमें लगता है जैनेन्द्र जी का यह मन हमें मृणाल में भी दिखाई देता है। इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैनेन्द्र जी की 115वीं जयंती पर हम सभी सुधीजनों को धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद।